स्टूडेंट्स कैसे हैं बेटा। आज नाइन्थ क्लास, आज हमारा चैप्टर 9 का जो टॉपिक है वो है हमारा ह्यूमन हार्ट। बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हार्ट टॉपिक है हमारा आज का, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। और आज आपके लिए मैंने इस पे कुछ एफर्ट भी की है। इस टॉपिक पे हमेशा की तरह करता हूँ, लेकिन इस पे आज ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा सा इस पे मेरा फोकस है। तो आपका भी कोऑर्डिनेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें दिलचस्पी को ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। और कुछ डायग्राम जो स्पेशली मैंने आपके लोगों के लिए खुद से डिज़ाइन की हैं वो भी इसमें पुट कर रखी हैं, ठीक है। और कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें शामिल की हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है हार्ट, उसमें हम ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे। उसमें हम हार्ट के एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी लोकेशन के बारे में, उसके साइज़ के बारे में, इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। और उसके अलावा जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हार्ट्स के, यहाँ पे हार्ट्स के ज़रा स्पेलिंग में ज़रा थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसे ठीक कर देता हूँ, ठीक है। नहीं जी, तो नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ डिफरेंट चैम्बर्स, यानी जो डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं हार्ट के वो कैसे काम करते हैं, उन सब के बारे में भी आज हम कवर करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है आपके पास, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट हार्ट एंड लोकेशन, कि आपको पता होना चाहिए कि हार्ट बेसिकली कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम लोकेशन की बात करते हैं। तो प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट। नीचे यहाँ पर मैंने एक डायग्राम पुट कर रखी है, अगर आप देखें इस डायग्राम के अंदर भी तो आपको बड़ा वाज़े तौर पर नज़र आ जाएगा कि हार्ट जो है वो बिल्कुल सेंटर में है, और हल्का सा ये जो इसका टुकड़ा है, ये वाला पार्ट, ये इसका इतना सा हिस्सा जो है वो इसका टुवर्ड्स द लेफ़्ट है। ये थोड़ा सा इतना सा इसका जो पार्ट है वो इसका टुवर्ड्स द लेफ़्ट है, ठीक है। इतना सा इसका जो हिस्सा है वो टुवर्ड्स द लेफ़्ट है हार्ट का। राइट हो गया, यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको, ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक, कि जो थोड़ा सा हिस्सा है इसका वो इसका क्या है अपना, वो जो है वो अपना कहाँ पर मौजूद है, इसका जो है वो सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी है, लेकिन ये टुवर्ड्स द क्या है जी अपना लेफ़्ट है। हल्का सा इसका जो एरिया है दिस वन, ये इतना सा एरिया जो है वो अपना इसका क्या है वो लेफ़्ट साइड पर है, बाकी सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी में है। राइट हो गया। तो अब आगे इसके बारे में मज़ीद फर्दर इसको देखते हैं। साइज़ इसका कितना होता है, आपकी मुट्ठी जितना, अबाउट योर फिस्ट, आपकी जितनी फिस्ट है, आपकी जितनी मुट्ठी है उतना आपका हाथ का जो है वो अपना हार्ट का आपका साइज़ होता है। जितनी आपकी मुट्ठी है उतना आपका हार्ट है। आगे इसके बाद हार्ट के बाहर एक थैला होता है, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक पाउच होती है, एक बड़ा सारा एक मेम्ब्रेनिश स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर हार्ट एक मेम्ब्रेन के अंदर एक पैक होता है, एक बैग के अंदर पैक होता है, इस बैग को हम पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है, जो हार्ट को हर तरफ से कवर करता है, चारों तरफ से कवर करता है, आगे पीछे ऊपर नीचे हर एंगल से कवर करता है। इसके बाद आ जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। हार्ट और इस मेम्ब्रेन के दरमियान में एक स्पेस होती है। अगर आप इस डायग्राम में गौर से देखें तो यहाँ पर आपको एक फ्लूइड फील्ड नज़र आ रही है, फ्लूइड भरा हुआ नज़र आ रहा है, जो एक जेल की तरह का एक मटेरियल होता है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड करते हैं, जो हार्ट को क्या करता है, उसकी शेप को मेंटेन करता है और उसको ज़रूरत से ज़्यादा पंप करने को, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर एक्ट करने में को कंट्रोल करता है, ज़रूरत से ज़्यादा डायलेट नहीं होने देता, फैलने नहीं देता, और ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे भी काम करता है। मिसाल के तौर पे शॉक एब्जॉर्बर से मुराद, अगर आपके हार्ट पे, आपके सीने पे सामने की तरफ से कोई चीज़ हिट करती है या कोई चीज़ टकराती है तो उसका जो शॉक होता है, झटका होता है, वो हार्ट तक जाने तक उसको अब्जॉर्ब करता है, ताकि उसको अब्जॉर्ब कर सके और हार्ट को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुँचे। इसको ज़रूरत से ज़्यादा पंप करने से भी कंट्रोल करता है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक जेल लाइक फ्लूइड होता है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, और ये हार्ट और पेरिकार्डियम के दरमियान में जो स्पेस होती है उसके अंदर ये सारा फ्लूइड भरा होता है। यूँ समझ लीजिए कि जैसे हमारे पास एक शॉपर है और उस शॉपर के अंदर हमने पानी भरा हुआ है और उस पानी के अंदर हमने एक बड़े साइज़ की गेंद को अंदर डबो दिया है। तो जो शॉपर है वो पेरिकार्डियम है, जो पानी है अंदर वो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, और जो बड़े साइज़ की बॉल हमने उसके अंदर डिप की हुई है, डबोई हुई है, वो हमारा हार्ट है। तो इस एग्जांपल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ। तो आज आपको सिंपली मैं सारी जो है वो खुद से डिटेल्स सारी एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से जो है ये सारा होता है। ये आपके नॉर्मली जो आपके पास बुक के अंदर डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है, वो भी मैंने पिक्चर लगा रखी है। तो इस डायग्राम को ज़रा अंडरस्टैंड करना और इसका जो कॉन्सेप्ट और इसको ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, तो मैंने अपनी खुद से एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ की है, जो आमतौर पर मैं रूटीन में कई सालों से ड्रॉ करता आ रहा हूँ। बेसिकली इस डायग्राम की मदद से हम इसके सारे फंक्शन को बड़ी डिटेल के साथ आसानी से समझ सकते हैं।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हार्ट आ गया बेटा। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। दिस वन इज़ द फर्स्ट, दैट इज़ कॉल्ड राइट एट्रियम। मैंने इसको शॉर्ट करके RA लिखा हुआ है। इसके बाद राइट वेंट्रिकल सेकंड चैम्बर, ये नीचे वाले खाने को वेंट्रिकल्स कहेंगे, जैसे यहाँ पर राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल, और ऊपर वाले चैम्बर्स को हम एट्रियम कहेंगे, यानी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कहेंगे। राइट हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी नालियाँ नज़र आ रही हैं। इनका हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा और एक है इन्फीरियर वेना केवा। जो दिस वन है, दिस इज़ कॉल्ड सुपीरियर वेना केवा, और इसको हम कहेंगे इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। मैं इसको शॉर्ट करके यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर पुट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इन्फीरियर वेना केवा, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दी है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो सुपीरियर वेना केवा का बेटा ये काम होता है कि ये वेन क्या करते हैं, हमारे हेड, शोल्डर और आर्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके ला के राइट वेंट्रिकल के अंदर डाल देती है। और उसके बाद इन्फीरियर वेना केवा जो होता है, ये हमारी नीचे वाली बिलो द नेक, यानी हमारी गर्दन से नीचे सारा एरिया, टांगें, थाइस, हमारा पेट का इलाका, जिगर, गुर्दे, सब एरिया से ब्लड इकट्ठा करती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करती है करके वापस राइट एट्रियम में लेकर आती है। तो कलेक्टिवली सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा क्या करती हैं, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं और ला के राइट एट्रियम के अंदर फिल कर देती हैं। अब यहाँ से राइट एट्रियम जो है वो पंप करता है, तो एक वाल्व इनके दरमियान मौजूद होता है जो क्लोज होता है जी। यहाँ पे मैंने इसको ओपन दिखाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाल्व है जिसको मैंने यहाँ पर नीचे ये ड्रॉ इस तरह से किया हुआ है कुछ। इसे हम जो है वो इस वाल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 उभार होते हैं, 3 जो है वो फ्लैप्स होते हैं। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व इसे कहते हैं, जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व जैसे ओपन होता है तो राइट एट्रियम के अंदर मौजूद पूरी बॉडी से जो आया हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इस वाल्व को क्रॉस करके राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। यहाँ पर राइट वेंट्रिकल जो है वो पंप करता है और ब्लड को एक खून की नली है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्च, इसके ज़रिए से लंग्स में भेज देता है ताकि वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो सके। यहाँ पर राइट वेंट्रिकल के दरमियान में एक वॉल लगा होता है। इस राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्च के स्टार्ट में यहाँ पर एक वॉल लगा होता है, इसे सेमी ल्यूनर वॉल कहा जाता है। सेमी का मतलब होता है आधा, और ल्यूनर कहते हैं चांद को, यानी आधे चांद की तरह। जैसे तकरीबन 10-12 दिन का जो चांद होता है ना, उस चांद की जो शक्ल होती है उस जैसे इस वॉल की शेप है, इन दोनों वॉल्स की शेप उस तरह की होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सेमी ल्यूनर वॉल। अच्छा जी, पूरी बॉडी से ब्लड आया सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा से, यहाँ से राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्च के ज़रिए से लंग्स में चला गया। अब लंग्स के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स अब्जॉर्ब कर लेगा और ऑक्सीजन उस ब्लड में शामिल कर देगा। यहाँ से वो ब्लड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के ज़रिए से वापस जो है वो लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आ जाएगा। लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आएगा तो लेफ़्ट एट्रियम के अंदर यहाँ पर एक वाल्व मौजूद है लेफ़्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान, दिस इज कॉल्ड बाइकस्पिड वाल्व। ये ओपन होगा, यहाँ से जो लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल इतनी फोर्सफुली पंप करेगा, इतने ज़ोर से पंप करेगा क्योंकि इसने ब्लड को पूरी बॉडी में भेजना है एक नाली के ज़रिए से। इस नाली को हम एओर्टा कहते हैं। ये एओर्टा यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। ये ब्लड यहाँ से यहाँ आया और ये वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल ज़ोर से पंप करेगा। ठीक है, इतने ज़ोर से पंप करेगा कि इसने ब्लड को यहाँ से पुश करना है और करके पूरी बॉडी में भेज देना है। मैंने इस तरीके से इस डायग्राम को यहाँ पर यूँ इस तरीके से एओर्टा को शो कर दिया है। इस नाली को हम एओर्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? एओर्टा। ठीक है, तो देखिए अब आप खुद फैसला करें। राइट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को सिर्फ पुश कर रहा है लंग्स के पास, और लेफ़्ट वेंट्रिकल पुश कर रहा है ब्लड को पूरी हार्ट की तरफ, पूरी बॉडी की तरफ। यानी पूरी बॉडी में ब्लड ने ऊपर से नीचे हार्ट से पूरी बॉडी में जाना है और पूरी बॉडी से फिर वापस भी आना है। राइट हो गया? इज इट क्लियर? तो अब आप खुद अंदाज़ा करें कि कौन सा एरिया ज़्यादा स्ट्रांगली पंप करता है, राइट वेंट्रिकल या लेफ़्ट वेंट्रिकल। ऑब्वियसली लेफ़्ट वेंट्रिकल ज़्यादा ज़ोर से पंप करता है क्योंकि इसने तो ब्लड को पूरी बॉडी में भेजना है और फिर पूरी बॉडी से ब्लड वापस हार्ट में भी आना है। और जबकि राइट वेंट्रिकल ने तो ब्लड सिर्फ पंप करना है और लंग्स के पास चला जाना है। तो जो लेफ़्ट वेंट्रिकल के जो मसल्स होते हैं, एरिया के जो मसल्स होते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मसल्स हैं जो हमारे पास यहाँ पर जो मौजूद हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस एरिया के जो मसल्स हैं वो ज़्यादा थिक हैं बनिस्बत इस एरिया के मसल्स के।
राइट हो गया। तो आपको बड़े वाज़ेह तौर पर ये नज़र आ रहा है, दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो राइट वेंट्रिकल के मसल्स की निस्बत जो लेफ़्ट वेंट्रिकल के मसल्स होते हैं वो ज़्यादा थिक होते हैं, ज़्यादा मोटे होते हैं। आपको बखूबी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो इसलिए ज़्यादा थिक है, इसलिए ज़्यादा मोटे हैं, क्योंकि इतनी ज़ोर से वेंट्रिकल ने पंप करना होता है कि ब्लड पूरी बॉडी में, हार्ट से पूरी बॉडी में जा सके और पूरी बॉडी से वापस जो है वो इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए से वापस राइट एट्रियम में आ सके। अब यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करता चला जाऊँ आपके याद दिखाने के लिए कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों में जो ब्लड होता है वो सेम होता है। कौन सा होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। ये बात हमेशा याद रखें। राइट हो गया। जाहिर सी बात है जब पूरी बॉडी से इन दो नालियों के ज़रिए से ब्लड आएगा वो डीऑक्सीनेटेड होगा और वो राइट एट्रियम के ज़रिए से आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। यहाँ से जब वेंट्रिकल में जाएगा तो जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे ही आया है ना जस्ट, तो यहाँ पर भी ब्लड डीऑक्सीनेटेड ही होगा। तो जब यहाँ लंग्स से वापस लेफ्ट एट्रियम में आएगा तो यहाँ पर ऑक्सीनेटेड होगा और यहाँ पर भी लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीनेटेड होगा। तो इन दोनों खानों में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में ब्लड विल बी सेम, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड विल बी सेम। अच्छा, अब देखो ऊपर यहाँ पर अल्लाह पाक ने मज़ीद और देखो कितनी ख़ास चीज़ें यहाँ पर शामिल की हैं। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में एक पर्दा लगा हुआ है, एक दीवार लगी हुई है जिसे AIAS कहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर का मतलब तो दरमियान में, एट्रियल मीन एट्रिया, सेप्टम मीन पर्दा। यानी ये वो पर्दा है जो दोनों एट्रिया को आपस में अलग करता है। क्यों करता है? ताकि इन दोनों का ब्लड आपस में मिक्स ना हो, क्योंकि इस तरफ डीऑक्सीनेटेड है और इस तरफ ऑक्सीनेटेड ब्लड है। दोनों का आपस में मिक्स होने के चांसेस को रोकने के लिए यहाँ पर दरमियान में पर्दा है। अब बेटा सेम इसी तरह से ऊपर से नीचे भी एक पर्दा मौजूद है जिसे IVS कहा जाता है, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। अगर ऊपर से ब्लड मिक्सअप हो जा सकता है तो नीचे से भी तो हो सकता है ना। तो इन दोनों के आपस में मिक्सिंग को रोकने के लिए नीचे भी यहाँ पर ब्लड मौजूद है, पर्दा मौजूद है जिसे इंटर वेंट्रिकल सेप्टम कहा जाता है, जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में मौजूद ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को आपस में इंटरचेंज होने नहीं देता। समझ लगी बात की जी? अच्छा बेटा नेक्स्ट, अब ये हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो गया। सारे पार्ट्स ऊपर लेबल्ड भी किए हुए हैं और मैंने भी यहाँ पर सारा कुछ मज़ीद और आपको डिटेल से सारा समझा दिया। इस डायग्राम की मदद से आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर ना बेटा हमारे पास दो तरह की सर्कुलेशंस होती हैं, इनको याद रखो। एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब होता है गर्दिश करना। पल्मोनरी सर्कुलेशन ये होती है कि जिसमें ब्लड जो है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्च के ज़रिए से लंग्स में गया और लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के ज़रिए से वापस हार्ट में आया। यानी ये वो सर्कुलेशन है जो हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट में वापस हो रही है। इसको हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर से रिपीट करता हूँ, डीऑक्सीनेटेड ब्लड का राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्च के ज़रिए से लंग्स में जाना और लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड का पल्मोनरी वेन के ज़रिए से वापस हार्ट में आना, ये कहलाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होती है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन ये होती है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीनेटेड ब्लड का पूरी बॉडी में जाना और पूरी बॉडी से ब्लड का वापस हार्ट में आना, राइट एट्रियम में आना, ये क्या कहलाएगा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यानी ब्लड का वेंट्रिकल से पूरी लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जाना ऑक्सीनेटेड ब्लड का और पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड का वापस राइट एट्रियम के अंदर आना, ये क्या कहलाएगा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या फ़र्क है वो आपको मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।